नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के तीसरे एपिसोड के क्लास नंबर 83 में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबके बीच इधर बीच 2 दिनों से मैं आपके बीच नहीं आ सका, कुछ मेरी निजी व्यस्तता थी, लेकिन आज आप सबकी मांग पर एक बार फिर मैं अपने समय पर हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करते हैं एक विशेष रोग पर जो हमारे मस्तिष्क के तंत्रिकाओं से संबंधित है। विशेष करके अगर हम उस रोग के नाम की बात करें तो उसे हम सेरेब्रोवैस्कुलर स्ट्रोक कहते हैं, जिसे हम सीवीएस के नाम से जानते हैं। आमतौर से लोग पैरालिसिस को ज़्यादा महत्व देते हैं और इस रोग को जानने समझने या इसके इलाज करने की ओर बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं लगाते हैं। आप सब ने मांग की थी पैरालिसिस की कि मैं पैरालिसिस पर चर्चा करूं, लेकिन मैंने उसके पहले ये विचार किया कि पहले हमको सेरेब्रोवैस्कुलर स्ट्रोक पर, जिसे आप हिंदी में पक्षाघात कहते हैं या ब्रेन हैमरेज का नाम देते हैं, वास्तव में हमारे क्रेनियल नर्व के आसपास या मस्तिष्क गर्दन से ऊपर, सर्वाइकल से ऊपर हमारी जितनी, जैसा मैंने आपको जब मैं फिजियोलॉजी में आपसे चर्चा कर रहा था, मैं अप्रैल, उस समय मैंने आपसे बार चर्चा किया था कि जब हमारे हार्ट में जब पंपिंग होती है तो रक्त की अधिकतम मात्रा हमारे सबसे पहले ब्रेन को सप्लाई की जाती है। यानी हार्ट से पहले ब्लड सर्कुलेशन है और ऊपर से घूम करके फिर नीचे की ओर सारे ऑर्गन्स में उसको पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ये हार्ट की पंपिंग का एक सिस्टम है। तो स्वाभाविक है कि हृदय से निकलने वाले रक्त के संचार को हमारा मस्तिष्क सीधे ग्रहण करता है, तो मस्तिष्क पर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो सबसे अधिक होता है। और जब कभी हमारे रक्त संचार में उस प्रेशर में कोई कमी आती है या उस पर दबाव अधिक होता है, प्रेशर अधिक बढ़ जाता है, तो ऐसी दशा में सेरेब्रोवैस्कुलर स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब अगर हम इसे ये कहें कि कुछ लोग इसको हार्ट अटैक से लेते हैं, इसको हार्ट अटैक से माइनर जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक होता है तो फिर हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और हार्ट के पंप सिस्टम में बैक होने लगता है। जैसे अगर आपको मैं ये कहूँ कि पंपिंग सेट चल रहा है, उसमें आप हैंडल लगा करके उसको चलाना चाहें तो कभी कभी हैंडल उसकी बैक गियर में फेंक देती है, या आप अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर का जो किक मारते हैं कभी कभी वो आपको बैक गियर में फेंक देती है। किन्हीं कारणों से, कारण कुछ भी हो सकता है, क्लच प्लेट फंस जाए या गियर आपका फंस जाए या किक आपकी फंस जाए। ठीक उसी तरीके से जब ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई में कोई भी बाधा आती है, ब्लड में थक्के कहीं जम जाते हों, ब्लड गाढ़ा हो जाता हो, ब्लड पर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आगे की पंपिंग को सही तरीके से ले नहीं पा रहा, तो ऊपर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है हमारे वेन्स में और आर्टरीज में, तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे हृदय पर या हार्ट पर पड़ता है। तो ऐसी दशा में हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि ब्रेन हैमरेज का सीधा संबंध हार्ट अटैक से जोड़ा जा सकता है। हालांकि अभी मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसको हमारे अन्य पैथी के चिकित्सक इस पर अभी गंभीर हो जाएंगे। ऐसी दशा में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सेरेब्रोवैस्कुलर स्ट्रोक की बात है, जिसे हम सीवीएस का नाम देते हैं, इसमें हमारे आर्टरीज और वेन्स में किसी प्रकार की रुकावट आने से हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई ब्लॉक होती है और ब्लड सप्लाई ब्लॉक होने के कारण हमारी वहाँ की तंत्रिकाएं तुरंत उस एक्शन में, जिस एक्टिविटी में होती हैं, वो एक्टिविटी उनकी तत्काल ड्रॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, जिससे व्यक्ति को पक्षाघात या स्ट्रोक लगता है। अब ये स्ट्रोक हम 4 प्रकार से कह सकते हैं। एक तो हमारा ब्रेन हैमरेज हो गया, दूसरा होता है सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, जब हमारे मस्तिष्क की धमनियों में रक्त जम जाए या ब्लड क्लॉट कर जाए हमारे आर्टरीज में, और तीसरा होता है सेरेब्रल इम्यूनोलिज्म। इसमें हम कह सकते हैं कि हृदय की जो धमनियां हैं, हृदय से जो धमनी से रक्त
आगे की ओर बढ़ता है ब्रेन की तरफ, अगर उसमें कहीं ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो हम उसको कहते हैं सेरेब्रल इमोलिज्म। और चौथा है वेनस थ्रोम्बोसिस। जब मस्तिष्क से रक्त वापस आने लगता है तो वापस आने वाली जो वेन्स होती हैं अगर उनमें ब्लड क्लॉट कर जाए तो ये तरीका आपका कहलाता है वेनस थ्रोम्बोसिस। तो इस तरीके से हमारे पूरे सर्वाइकल रीजन के ऊपर जो हमारा क्रेनियल पार्ट है या मस्तिष्क का पूरा पार्ट है, हम यहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग को लेकर के उसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमने बताया आपको ब्रेन हेमरेज, जब अनियंत्रित ब्लड प्रेशर हो जाए, मस्तिष्क में किसी भी धमनी के अचानक फट जाने से, एक्सीडेंट आपका हो गया और सर में आपको चोट लग गई, बाहर से घाव दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन आमतौर से ब्लड अंदर क्लॉट कर गया है, तो उसे हम कहते हैं, उससे ब्रेन स्ट्रोक करना या ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा हमने आपको बताया कि धमनियों में या सर्वाइकल थ्रोम्बोसिस हो जाना, तीसरा हमने बताया सर्वाइकल इमोलिज्म हो जाना, और चौथा हमने आपको बताया वेनस थ्रोम्बोसिस में। अब ब्रेन हेमरेज के मामले में या ब्रेन इन्फेक्शन हो या थ्रोम्बोसिस ना हो रहा हो या इमोलिज्म हो जाए, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो साधारण तौर पर इसमें जो लक्षण दिखाई है, अचानक कुछ घंटों के अंदर बेहोशी आने लगती है, बोली और आंखों की पुतलियों का हिल जाना, आंखों का कुछ स्थान से थोड़ा तिरछा हो जाना, कुछ लगने लगे कि आदमी सामान्य रूप से था और उसकी आंखें कुछ भैगेपन में दिखाई पड़ रही हो, आंखें गोल गोल घुमाने में दिक्कत हो रही हो, आंखों में तनाव आ जाना, मस्तिष्क का तन जाना, कभी कभी रोगी का बेहोश हो जाना, या हम ये मान सकते हैं कि इस तरीके से कभी कभी हमारी जो विषम परिस्थितियाँ आती हैं कि जब हम अचानक गिर जाते हैं या कुर्सी पर बैठे हुए हैं बातचीत करते करते अचानक हम बेहोश हो जाते हैं, ये दशा बहुत ही खतरनाक होती है जो ब्रेन हेमरेज की तरफ इशारा करती है। ब्रेन हेमरेज में अचानक लकवा भी मार जाता है और लकवा के बाद लकवा उल्टी दिशा में मारता है। अगर ब्रेन हेमरेज आपका लेफ्ट साइड में है तो लकवा आपको राइट साइड में मारेगा, क्योंकि उसका असर उल्टा इसलिए होता है कि जब राइट साइड की हमारी आर्टरीज और वेन्स ब्लॉक होती हैं तो लेफ्ट साइड में उसमें जो नर्वस सिस्टम है, वहाँ की जो नर्व्स हैं, उनमें फंक्शन की कैपेसिटी डाउन हो जाती है तो पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आमतौर से ब्रेन हेमरेज के साथ पैरालिसिस को भी जोड़ सकते हैं, जिस तरह हमने हार्ट अटैक की बात की। और दूसरी चीज़ हम आपको ये बताएं कि आमतौर से इस स्ट्रोक में हम इस बात का ध्यान रखें कि बढ़ी हुई बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, हाइपर ज़्यादा हो, अधिक चिंता कर रहा हो, अधिक बातों का तनाव कर रहा हो, दिन भर उसके कामकाज का इतना प्रेशर हो कि वो अपने आप को, उसकी नींद पूरी ना हो रही हो, बहुत ज़्यादा हो, फैटी बॉडी उसकी हो, हार्ट पर उसके प्रेशर ज़्यादा पड़ता हो, समझने में ज़्यादा वो भावुक हो जाता हो। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ब्रेन हेमरेज या सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक के चांसेस चारों प्रकार के जो हमने आपको बताए सीबीएस के, ये पुरुषों में ज़्यादा हुआ कि पुरुष का वर्कलोड बाहर घरेलू के, उसका अपना ऑफिशियल वर्कलोड या सोशल वर्कलोड ये ज़्यादा होता है। महिलाओं में केवल आपसी तनाव या चिंतन या आमतौर से कुछ ऐसी बीमारियां जो महिलाओं को ज़्यादा होती हों, उनको चिंतन करने से या सोचने से अधिक इस पर असर पड़ सकता है, लेकिन ये पुरुषों में अधिक इसका परसेंटेज देखा गया है। रिकॉर्ड में ये भी देखा गया कि लगभग 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों में इस तरीके के सीबीएस के चांसेस ज़्यादा आते हैं। तो मैंने आपको इसका लक्षण बताया, कारण बताया। अब आइए हम दवाओं पे चर्चा कर ले, चूँकि समय ज़्यादा हो रहा है और हमारे डॉक्टर अनूप बर्नवाल जी को लोड करने में इस वीडियो यूट्यूब पर आप सबके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चूँकि अभी मैं यूट्यूब पर सीधे नहीं आ पा रहा हूँ, अभी हमारा सिस्टम उतना अच्छा नहीं है और हम उस सिस्टम को जब पूरा मेंटेन कर ले जाएंगे तो मैं सीधे आपसे यूट्यूब पर ही मिलूँगा। फिलहाल सीबीएस के केस में अगर रोगी आपके पास तत्काल आता है 1 घंटे 2 घंटे के अंदर, तो सबसे पहले आपको चयन करना है CNS प्लस C1 प्लस P1 प्लस B प्लस G। अब कारण भी सुन लीजिए। CNS तो आपको पता है कि CNS आपको देना ही देना है। सर्वाइकल के ऊपर के पार्ट में क्रेनियल नर्व्स के संबंध में आपको CNS चयन करना ही पड़ेगा। C1 आपको इसलिए देना कि हाइपोथैलेमस कैविटी में पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स आपके पूरे के पूरे
ब्रेन को कंट्रोल करेंगे, जो वहाँ से हार्मोन्स निकलेंगे। P1 आपको इसलिए देना है कि हमको अधिक से अधिक ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाने के लिए बॉडी के ब्लड सेल्स को अधिक से अधिक ऑक्सीजन दे करके उनको एनर्जिक करना पड़ेगा, और एनर्जेटिक करते ही उनमें कार्य करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाया था तो मैंने वहाँ की ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसके श्वसन की दर को 70 गुना तेज कर देता है। तो जब 70 गुना वो तेज कर देगा तो जैसे हम P1 डालेंगे, हम P1 किसी भी रोगी को देंगे, किसी भी रिएक्शन देंगे, अगर हमको ब्लड का फंक्शन तेज करना है और एनर्जी को अधिक इन्वॉल्व करना है तो हमको P1 दे करके उसके बॉडी के हर सेल्स को एनर्जेटिक बना देना पड़ेगा। हमने BE इसलिए लिया है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करना, और BE का मुख्य काम है बॉडी में कहीं भी ब्लड को रुकने ना देना। तो अगर आगे क्लॉट की संभावना आ रही है, अगर क्लॉट हल्का है तो फिर हम वहाँ पे B, और क्लॉट अगर काफ़ी पुराना हो गया, 2 घंटे 4 घंटे हो गया, तो हमको वहाँ पर G भी देना है। इस नाते B और G को एक साथ देते हैं। लेकिन B और G के साथ देने में एक अंतर है कि B और G के रेशियो में 1/2 का अंतर रहेगा। अगर B, जैसे हम CNS, C1 और P1 ये हम 40-40 ड्रॉप तत्काल रोगी को देंगे, और B भी हम देंगे 40 ड्रॉप, लेकिन जो G देंगे वो 20 ड्रॉप देंगे। चूंकि ब्लड सर्कुलेशन को तेज तो हमें करना है, लेकिन वहाँ पे रुकी हुई जो ब्लड की सेल्स हैं उनमें अभी डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए हमको G देना तो है, लेकिन G की मात्रा कम इसलिए करनी है कि अभी डैमेज हुआ नहीं, अभी डैमेज शुरू होने वाला है। तो दूसरी एक और मेडिसिन बनानी पड़ेगी। ये तो आपका पहला फार्मूला हुआ। को आपको 40-40 बूंद और G को आपको 20 ड्रॉप देना है, और फिर रोगी को से कहना है कि आपको इसको 50-50 बूंद आधे कप पानी में उसको हर 15 मिनट बाद आप लगातार 5 बार 6 बार पिलवा दीजिए। ध्यान रखिए कि आधे कप पानी में 50 ड्रॉप हर आधे घंटे बाद कम से कम 6 बार पिला दीजिए। दूसरा फार्मूला आपका है L2 + C7 + Ven2। इसका कारण मैं बता दूं। L2 में आप समझ रहे हैं L1 A3 और S1 है। हमको बॉडी को एनर्जिक करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना है, जिससे अधिक से अधिक हमको पौष्टिक तत्व हमारे ब्लड सेल्स को पहुंचे, ब्लड सेल हमारी और हमारे हार्ट को भी सप्लाई अच्छी हो, और आर्टरीज और वेन्स में भी फंक्शन उसका अपग्रेड हो। C7, चूंकि ब्लड जहां पर रुकेगा या क्लॉट करेगा तो C7 का काम, इसमें C5 और A2 मिला हुआ है, तो ब्लड वहां रुकने नहीं पाएगा और उसकी क्लॉटिंग धीरे धीरे वहां से खत्म होने लगेगी। और Ven2 में S2 और C17 है। S2 और C17 को हम इस उद्देश्य से दे रहे हैं कि जब ब्लड हमारे ब्रेन से उतर करके किडनी की तरफ जाएगा तो किडनी के जो सॉरी मैं आपको थोड़ा सा उल्टा बता गया। जब ब्लड हमारा किडनी में जाएगा शुद्ध होने के लिए, वहां से हम उसमें जो अशुद्धियां हैं उसको जब हम निकालेंगे तो किडनी के फंक्शन को हमें तेज करना पड़ेगा, यूरिन जल्दी जल्दी पास करानी पड़ेगी, ताकि जो ब्लड की क्लॉटिंग है वहाँ पर अगर जो ब्लड की पानी की सप्लाई या वाटर की सप्लाई या हाइड्रोजन H2O की सप्लाई एक प्रॉपर वे में वहाँ जाना शुरू हो जाए और यूरिन भी पास होती रहे। यूरिन का रुक जाने से अमोनिया का सेक्रेशन हमारे कोशिकाओं में ज़्यादा होने लगेगा, जिसका असर हमारे C3 पर यानी ब्लड सर्कुलेशन पर भी पड़ेगा, ब्लड पर भी पड़ेगा, RBC पर भी पड़ेगा। इस नाते हमको Ven2 का प्रयोग करना है। Ven2 आपको इस फार्मूले में देना है। तो CVS में यानी सेरेब्रो आपके वैस्कुलर स्ट्रोक में हमें 2 फार्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। पहला फार्मूला आपका है CNS C1 P1 B1 + G, सभी की 40-40 बूंद, G की 20 बूंद, और 50 बूंद आपको रोगी को हर 15 मिनट बाद पिलाना है। जब रोगी आपका सामान्य दशा में आ जाए फिर उसको सुबह, दोपहर, शाम और एक अतिरिक्त यानी 4 डोज दीजिए। जो दूसरा फार्मूला आपको बताया L2 + C7 + Ven2, आप इस दवा को 20-20 बूंद रोगी को दीजिए, और रोगी कहिए कि इसमें से 30-30 बूंद वो दिन में 4 बार ले। और पहले दिन या जब आप पहली दवा को हर आधे घंटे देंगे तो इसको 1-1 घंटे पर देंगे, यानी जितने बार आप पहले फार्मूले को देंगे उतने ही बार इसको देंगे, लेकिन इसको 1-1 घंटे पर देंगे, पहले फार्मूले को आधे घंटे पर देंगे। मेरा आप सभी चिकित्सक साथियों से एक और विनम्र अनुरोध है कि कल की जो घटना घटी YouTube को लेकर के, आप उस घटना को भूल जाइए। संबंधित व्यक्ति ने
काफ़ी ग्लानि महसूस किया है। हालांकि मैंने आप स्वयं को भी अपने आप को उस घटना से दूर कर लिया है। आप सब हमारे फेसबुक आईडी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को खोलिए और हमारा जो आइकॉन है जहाँ पे मेरी फ़ोटो लग के आती है, आप उस पर उंगली रखिए, टच करिए तो मेरी आईडी खुल जाएगी। और मेरी आईडी को खोल करके आप लगातार 17 अप्रैल से सारे वीडियो सीरियल से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और सीरियल नंबर 72 के बाद आप जिस आईडी पर इस समय हमसे मुखातिब हैं, आप इस आईडी पर कंटिन्यू सुन सकते हैं। डॉक्टर अनूप बर्नवाल जी इसको लोड करने का प्रयास कर रहे हैं, चूँकि समय अधिक लगता है और ऐसी दशा में आपके पास वीडियो देर सवेर जरूर पहुंचेगा यूट्यूब पर भी। यदि यूट्यूब पर आप न पहुंच पाए या कोई दिक्कत आ रही हो तो फिलहाल आप अभी फेसबुक पर हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। यूट्यूब पर अगर आप हमारे चैनल को डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का चैनल आपको दिखाई पड़ेगा, जिस पर हमारी योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक फ़ोटो आपको दिखेगी। आप उस आइकन को जब टच करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो संक्षिप्त वीडियो है उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो को मैं स्वयं भी यूट्यूब पर एक बार लोड करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, हम आप अपने साथियों का आभार व्यक्त कर दें। डॉक्टर मोहन कुमार कमल जी, डॉक्टर मकवाना भार्गवान जी, डॉक्टर रविकांत द्विवेदी जी, डॉक्टर आरिफ मोहम्मद, जगदीश मंडल जी, इलेक्ट्रोहोपैथी में एक डॉक्टर साहब हैं मकना भार्गव जी, डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, काफ़ी नाम आप लोगों के आ गए हैं, मोहम्मद अफजल, आरिफ मोहम्मद जी हैं, जगदीश मंडल जी हैं, इलेक्ट्रोहोपैथी बार बार नाम वही आ रहे हैं, साथ ही मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है चूँकि लगातार। रेशम पथरिया जी हैं, अब्दुल मोतियाला जी हैं, अनिल हिरकाने जी आ चुके हैं लाइन पर। आप सब लगातार लाइन पर बने हैं। बहुत शुरुआती दौर में हमारे वेदपाल आर्या जी हैं, राम सूरज जी हैं, मोइनुद्दीन शाह जी हैं, संदीप त्रिवेदी जी हैं, संजय जी हैं। बहुत से साथी हैं जिनके नाम जल्दी जल्दी इससे चले जा रहे हैं, साथ ही मैं आप सबके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी नमस्कार, आपका नमस्कार मुझे प्राप्त हो रहा है। आपकी जो टिप्पणियाँ आती हैं सोशल मीडिया के तौर पर, मैं उसको बहुत ध्यान से सुनता हूँ और आप बहुत सामयिक टिप्पणियाँ करते हैं। ये बेस्टा मैसरम जी हैं, वशिष्ठ मासरम जी हैं। मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ आपके नाम पढ़ने की ताकि आप लोग ये समझें। डॉक्टर अवधेश शर्मा जी हैं, राय साहब जी, यादव जी हमारे प्रणाम कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। CNS का फार्मूला हमारे एक सज्जन जानने का प्रयास कर रहे हैं। CNS का फार्मूला डॉक्टर मकवाना भगवान जी हैं। मकवाना जी, CNS का फार्मूला बहुत आसान है। इसमें 6 दवाइयाँ मैंने मिला रखी हैं और ये CNS का फार्मूला मेरा निजी फार्मूला है, जिसको आप हमारे ब्रेन से संबंधित किसी भी चिंतन, मनन, थकान आदि के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें L1 है, A3 है, F1 है, BN1 है, S5 है, C5 है। ये क्रॉनिक डिजीज के लिए है। और अगर एक्यूट पेशेंट आता है तो इसमें S1 और P1 मिला देते हैं, C5 और S5 हटा देते हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ अपने पूर्व के वीडियो में भी, और आज आपको मैं बता दे रहा हूँ। अभी अगर आपको दिक्कत होगी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप सब ने कहा है कि चलते समय मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर दूं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट करें 9793 एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 9793 252355। यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। मेरा जो इमरजेंसी नंबर है 7905882569 790-588-2569। इस पर आप कॉल उसी दशा में करें जब आपको बहुत इमरजेंसी हो। आमतौर से हमारे साथी दोनों नंबरों पे कॉल करने लगते हैं। 97 वाले पे यानी लास्ट नंबर है, उस पर आपका सामान्य कॉल मैं रिसीव करूंगा। इमरजेंसी कॉल के लिए यदि आपको लगता है कि नहीं मेरी आपको तुरंत आवश्यकता है तो आप 790 वाले पे फ़ोन करें, लेकिन अनावश्यक 790 वाले नंबर को टच ना करें।
हमारे एक डॉक्टर मोहन कुमार कमल जी कह रहे हैं बाल टूटने पर भी एक क्लास दे दें सर जी। मैंने आपको जवाब दे दिया, व्हाट्सएप पे आपने लिखा था। डॉक्टर मान संधू जी हैं, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। आपको मेरा भी नमस्कार संधू जी, आप पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश खुंड जी कह रहे हैं कि आप सीएनएस का फार्मूला ये आपको बता देंगे। हमारे सभी साथी अब बहुत अच्छी, मुझे खुशी आज इस बात की हुई है कि हमारे कई सीनियर डॉक्टरों ने आज मुझे फ़ोन किया, मेरे सीनियर साथियों ने, और सब ने कल की घटना पर दुख व्यक्त किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो मेरे पास लोग फ़ोन कॉल कर रहे हैं आपकी दवाओं के फार्मूले की, वास्तव में तारीफ़ करनी होगी आप सबकी कि आप सब मेरे बताए फार्मूले को आजमा रहे हैं और आपके रोगियों को लाभ मिल रहा है। मैं ये तो नहीं जानता कि आप दवाएं कहाँ से मंगा रहे हैं, लेकिन आप जिसकी दवा भी मंगा रहे हैं, जिस कंपनी की भी दवा मंगा रहे हैं, अगर वो दवा काम कर रही है तो उस कंपनी की दवा, उस कंपनी के मैनेजर को या उसके निर्माता को मैं बधाई देता हूँ। मेरा ये मानना ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी की दवा यूज कर रहे हैं और अगर मेरे बताए गए फार्मूले पर आपका रोगी आपको बधाई दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप सबके नाम हो चुके हों, अगर कुछ लोग छूट गए हों जिनका नाम मैं नहीं पढ़ सका हूं, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। आप 31 से अधिक लोग इस समय ऑनलाइन हो चुके हैं, तो सबके नाम लगातार आ नहीं पा रहे हैं मेरे पास। जगदीश मंडल जी भी इस समय लाइन पर हैं, रविकांत द्विवेदी जी का नाम मैं पढ़ चुका हूं। अजय कुमार जी हैं, बलजीत सिंह जी आपका नमस्कार। डॉक्टर पाटिल जी नमस्कार कर रहे हैं। डॉक्टर पाटिल वीरांगुड़ा गुड्डा, ये डॉक्टर पाटिल जी हैं जो नमस्कार कर रहे हैं। तो चलिए, आप सबके नमस्कार स्वीकार हैं मुझे। आप सब जितने लोग हैं सभी का लगातार जल्दी जल्दी निकल जाता है, साथ में पढ़े। डॉक्टर सीमा पांडे जी, ये इलाहाबाद से हैं, और दिल्ली से भी एक सीमा पांडे का नमस्कार। अनूप कुमार बर्नवाल जी, आप बहुत देर बाद आए हैं, लेकिन चलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से अपने साथियों तक तत्काल पहुंचा दें, मेरा आपसे अनुरोध है। हिरेंद्र प्रताप सिंह चंदेल जी, आप भी बहुत देर पे आए हैं। रमेश कुमार सिंह जी नमस्कार, बहुत देर बाद आ चुके हैं आप, काफ़ी देर हो गई, मेरा वीडियो समाप्त हो चुका है, मैं आप सबको सिर्फ नमस्कार अब कर सकता हूं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर समय निकालते हुए मैं आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि।